शबीर का कहना है कि पाकिस्तान भर में जगह जगह खुले शादी दफ्तरों की अक्सरियत फ्रॉड और लालच के जरिए शादी के ख्वाहिशमंदों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। शबीर ने ऐसा ही एक वाकया कराची और गुजरावाला में भी देखा है, आप भी देखिए। अंसार ने अपनी कार शादी दफ्तर के सामने रोक दी थी। उसने शीशा उतार कर दफ्तर का बोर्ड पढ़ा और फिर गाड़ी बंद करके बाहर निकल आया। शादी दफ्तर में दाखिल होने से पहले अंसार ने अपने कपड़ों की सिलवटें दुरुस्त की और फिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने ही एक शख्स सर झुकाए कुछ लिख रहा था। अंसार के कदमों की आहट सुनी तो उसने सर उठाकर चश्मे के ऊपर से अंसार को देखा और उसे इशारे से एक तरफ बैठने को कहा। जी फरमाइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? जनाब, मैं शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ था। बेटी की या बेटे की? अरे जनाब, अपनी शादी की दरखास्त लेकर आया हूँ आपके पास। ओह, यकीनन दूसरी शादी के लिए आया होंगे आप। जी नहीं, जी जी जी। ये फॉर्म लें, आप इसको फिल करें। जी बिल्कुल। अंसार फॉर्म भरने में मसरूफ हो गया, लेकिन वो शख्स इस दौरान अंसार से सवाल करता रहा और अंसार भी जवाब देता रहा। ये आप रख लीजिए। जी बहुत शुक्रिया, आप मुतमईन हैं समझ लें कि आपका काम हो गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अंसार शादी दफ्तर से बाहर निकला तो एक औरत चादर में मुंह छुपाए शादी दफ्तर में दाखिल हो गई। शादी दफ्तर के मालिक ने उसे अजीब और गरीब नजरों से देखा। किससे मिलना है आपको? जी, आपके दफ्तर में कोई खातून है? जी है तो सही, लेकिन आज छुट्टी पे हैं। वैसे आप फरमाइए। जी, वो मैं अपने रिश्ते के लिए आई हूँ। आप प्लीज तशरीफ रखें, बैठें। वो मैं अपने शौहर से तलाक ले रही हूँ, लेकिन आप मुझसे इसकी वजह नहीं पूछेगा। कोई अच्छा आदमी है आपकी नजर में? शादी दफ्तर का मालिक एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसकी आंखें चमकने लगी। कोई शादीशुदा मर्द ही मिल सकता है आपको तो? हाँ, तो कोई हर्ज नहीं है, बस मोहब्बत करने वाला और पैसे वाला भी। शादी दफ्तर के मालिक की कोशिशें रंग ले आईं और अंसार ने तलाक याफ्ता औरत के हुस्न की तारीफ सुनकर हामी भर ली थी, लेकिन जब बूढ़े ने उन दोनों की मुलाकात करवाई तो एक भौचाल सा आ गया। देखने में कैसी है? खूबसूरत तो है ना? इंतहाई पुरकशिश। उस लम्हे वही औरत मुंह पर नकाब डाले दाखिल हुई। अंसार की पीठ औरत के सामने थी। जैसे ही अंसार ने मुड़कर देखा, शादी दफ्तर में भौचाल सा आ गया। तुम? अरे तो आप लोग एक दूसरे को क्या पहले से जानते हैं? तुम ये बताओ, यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो तुम्हारे करतूत देखने आई थी। अच्छा, तो तुम दूसरी शादी करोगे? मैं नहीं तो। हो। अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं कुछ अर्ज करने की जसारत करूं? नहीं। शादी दफ्तर के मालिक के बोलने पर अंसार और उस औरत के मुंह से एक साथ एक बहुत बड़ा सा नहीं निकला और वो दोनों लड़ते झगड़ते दफ्तर से बाहर निकल गए और शादी दफ्तर का मालिक हैरत से अपनी कुर्सी में धंस गया। अंसार और शादी दफ्तर में आने वाली औरत आपस में मियां बीवी थे, जो एक दूसरे से तंग थे और शादी कहीं और करना चाहते थे कि भाड़ना फूट गया। शबीर ने यह वाकया कई बरस पहले कराची के एक शादी दफ्तर में देखा था, लेकिन अभी हाल ही में गुजरावाला के इलाके ख्याली में भी इसी से मिलता जुलता एक वाकया पेश आया था। इस वाकये की तफसीलात आप जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। गुजरावाला के इलाके सलामतपुरा का रहायशी मोहम्मद बशीर अपनी बीवी से तंग था और दूसरी शादी के लिए शादी दफ्तर के चक्कर लगा रहा था। टेलीफोन की घंटी बजी तो शादी दफ्तर में बैठे हुए एक शख्स ने फोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, इलियास मैरिज ब्यूरो। जी फरमाएं। जी, मैं नसरीन की माँ बात कर रही हूँ। वो रिश्ते का क्या हुआ? जी तलाश जारी है, इंशाल्लाह जल्दी इंतजाम हो जाएगा। देखिए, जरा लड़का पैसे वाला होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, आप परेशान ना हो। चल। औरत ने फोन रखकर अपनी बेटी नसरीन को आवाज देकर बुलाया। नसरीन, ओ नसरीन।
जी अम्मी। बेटा वो मैरिज ब्यूरो वाले को मैंने कहा था ना रिश्ते का, वो कह रहे थे कि लड़का ढूंढ देंगे। अम्मी आप परेशान मत हुआ करें, मेरी बाबा जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शादी दफ्तर के मालिक ने दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद सलामतपुरा के मोहम्मद बशीर को नसरीन से शादी करने पर आमादा कर लिया था। मोहम्मद बशीर का अपना कारोबार था। बीवी से लड़ाई झगड़े के बाद वो छुपकर दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन मोहम्मद बशीर ने शर्त लगाई थी कि वो शादी से पहले लड़की के साथ कुछ वक्त गुजारेगा। शादी दफ्तर के मालिक ने लड़की को इस शर्त पर आमादा कर लिया था और अब मोहम्मद बशीर और नसरीन का फोन पर राबिता होने के बाद उन्होंने मुलाकात का वक्त भी तय कर लिया था। शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद शब्बीर और नसरीन एक साथ शॉपिंग सेंटर में थे। नसरीन कीमती कपड़ों का इंतखाब कर रही थी। दुकानदार नसरीन के इशारे पर उसकी पसंद का सामान पैक कर रहा था और मोहम्मद शब्बीर हंसी खुशी जेब से रकम निकालकर दुकानदार के हवाले कर रहा था। कपड़ों की दुकान से निकलकर नसरीन मुस्कुराते हुए मोहम्मद शब्बीर को एक ज्वेलरी की दुकान में ले गई और जेवरात पसंद करने लगी। वो बार बार मोहम्मद शब्बीर की तरफ ताइदी नजरों से देखती थी और मोहम्मद शब्बीर खुशदिली से अपनी होने वाली बीवी के लिए रकम खर्च कर रहा था। दुकानदार ने ज्वेलरी पैक की और फिर बिल नसरीन की तरफ बढ़ा दिया, जिसे मोहम्मद शब्बीर ने उचक लिया। कितने पैसे हो गए भाई? सर 4,30,000। अच्छा, क्रेडिट कार्ड चलता है बस? मोहम्मद शब्बीर ने क्रेडिट कार्ड निकाला, दुकानदार के हवाले किया। दुकानदार ने अपनी रकम वसूल करके कार्ड वापस कर दिया, जिसके बाद नसरीन और मोहम्मद शब्बीर लदे फंदे ज्वेलरी की दुकान से निकल गए। अच्छा बात सुनो, तुम ऐसा करो, सामने रेस्टोरेंट में जाकर बैठो, मैं सामान गाड़ी में रखकर अभी आया। ओके जल्दी आ जाइएगा, मेरा दिल नहीं लगेगा आपके बाद। अरे मैं यूं गया यूं आया, जाओ। मोहम्मद शब्बीर जैसे ही शॉपिंग सेंटर से निकलकर गाड़ी तक पहुंचा, एक औरत को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। तुमने मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। कैसा सरप्राइज? और ये सामान किसका है? तुम्हारे लिए ही खरीदा है मेरी नाराज बीवी। परसों तुम्हारी सालगिरह है, भूल गई तुम? पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। ये पकड़ो, सामान पकड़ो, मुझे थोड़ा सा काम है, वो मैं निपटा कर घर पहुंच रहा हूँ, तुम घर जाओ, ठीक है? रशा, रशा, आओ बैठो। बैठो। आप मैडम को सलामत पूरा छोड़ देना है, साथ खैरियत से छोड़ देना। तुम घर पहुंचो, मैं आता हूं। हैं? मोहम्मद बशीर की बीवी कीमती सामान लेकर रुखसत हुई तो मोहम्मद बशीर का सर घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नसरीन को क्या जवाब देगा। मोहम्मद बशीर ने अपने हवास जमा किए, रोटी सूरत बनाई और रेस्टोरेंट पहुंच गया, जहां नसरीन उसका इंतजार कर रही थी। देर लगा दिया आपने सामान रखने में। कहाँ रह गए थे? तकदीर, तकदीर समझती हो तुम? नागहानी पर किसी का बस नहीं चलता। तकदीर, नागहानी, क्या मुश्किल मुश्किल बातें कर रहे हैं? मैं गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचा हूं तो दो डाकुओं ने बंदूक की नोक पर। क्या? हाँ, लेकिन तुम घबराओ मत, बस यूं समझ लो कि हमारी मोहब्बत का सदका निकल गया। लेकिन आप जानते हो कितना महंगा सामान था। कोई बात, मैं तुम्हें इससे अच्छा और इससे महंगा सामान दिला दूंगा, तुम परेशान मत। अच्छा तुमने कुछ ऑर्डर किया खाने के लिए? नहीं, आप तो देख रही। इस वाकये के बाद नसरीन
उसने फोन मोहम्मद शब्बीर से छीन लिया। उफ, एक तो आपका ये मोबाइल फोन इतना तंग करता है, लाइन मुझे दे दें वरना डिस्टर्ब करता रहेगा। ये लो। प्लीज। अच्छा अब आप आराम से बैठें, बल्कि कोट भी दे दें, खराब हो जाएगा, मैं अंदर हैंग करके आ मोहम्मद बशीर का अपने घर वालों से राबिता खत्म हो गया था। तीसरे दिन मोहम्मद बशीर के भाई को तशवीश हुई तो वो थाने पहुंच गया, जहां उसने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तहकीकात की तो जल्दी शादी दफ्तर के मालिक इकबाल तक पहुंच गई और फिर इकबाल की निशानदही पर नसरीन और उसकी मां को भी पकड़ लिया गया, जिन्होंने एक भयानक इंकशाफ किया। और वो इंकशाफ ये था कि नसरीन और इकबाल ने पैसे वालों को लूटने के लिए शादी दफ्तर का ड्रामा रचाया था। कई अमीर लोगों को शादी का झांसा देकर लूट चुके थे। मोहम्मद बशीर की ना सिर्फ नकदी और कीमती अशिया लूटी गई थी, बल्कि लूटने के बाद नसरीन, उसकी मां और उसके कजन ने मिलकर मुबैना तौर पर मोहम्मद बशीर को कत्ल भी कर दिया था। ये हैं वो मुल्जिमान जो पुलिस की तहवील में थे। सर ख्याली बाईपास खोल दे थले तो मैंने बाबा ने दिन शादी कर लिया सर। मैं शादी तो नकारी करती है सर, मैं शादी नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ फैसलाबाद शादी के बहाने लै जाने सर। उत्थे असीं रात रहे हैं, रात रह के असीं वापस आ गए हैं। दूसरी मरतबा इत्थे असीं आके वकील दे मत्थे लगे हैं सर। वकील ने पैसे मंगे, वकील को नहीं सी साडे को दिते जांदे है ते सर फिर बाबे ने आख्या तुसीं इह काम कर दिओ शबीर दा सर। फिर बाबे दे कहण ते असीं उहनूं मार दिता सी सर। मामू दे बेटे ने ते नाल जरा मुंडा सर, इन्हां ने सिर दे विच डंडे मारे सन। शादी दफ्तर का मालिक इकबाल सेहत जुर्म से इनकार कर रहा था और सारा मलबा नसरीन पर डाल रहा था। वो आंदा जी मैं मेरी बीमार है, मैं उन्हें फारिग कर बैठा, एक मेरा बच्चा वो बाहर है बाबा जी हैं जी, ते एक भी मैनू मिलन आउंदी है इत्थे कारखाने ते वो जे कर लवे ते ओदे बच्चे तीन ने, मैं दोवें कारखाने ला लांगा, बच्ची जी वो मैं दरस ला देंगा है जी। मैं क्या वो बीवी नूं बुखा मैनू उस सवेरे एक कारखाने जिथे रहिंदी है वो लियाया इत्थे मैनू दिखा गया भी फिर जी मेरी तस्दीक की है इन्हें मेरा माँ प्यो जी कमालीए रहिंदा। मैनू फिकर पै गया, मैं शबीर वापस लिया रातों रात लिया उत्थे फिर इन्हें किया जो कोई मैनू कोई लम्हे मेरे जेड़े ने ना मदई उन्होंने सारी कहानी का पता मिल। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। पता करने से पता चला कि इकबाल भट्टी नाम का आदमी है जो रिश्ते करवाता है और ये जो मकतूल है, जो बंदा गुम हो गया था, जो बाद में कत्ल कर दिया गया, ये इकबाल को मिला था कि जी मेरी शादी करवा दो। तो उसने इकबाल को जब पुलिस ने इंटरोगेट किया के बाद तो उसने बताया कि नसरीन नामी खातून है, उसके साथ शादी की बात। तो नसरीन जो है उसको इंटरोगेट किया तो पता ये चला कि वो ले गए थे कमालिया और कमालिया में जाके नसरीन और उसके कज़न और उसकी वालदा और मिलके वहाँ पे उन्होंने उसको मर्डर कर दिया और कत्ल करने के बाद उसको उसकी जो कार है वो पेशावर में सेल कर दिया। ये है मोहम्मद शब्बीर का भाई जो मुकदमे का मुद्दई भी है। सारा नाल पुलिस वाले सन साडी मदद की है, सानू जो भी ना क्या साडी मन्नी है ना हर गल मन्नी है, वो बंदे बहुत जल्दी ना फड़ लेने। इन्नी ही बड़ी गल है कि 4 दिनों में 4 दिनों कमालिया तक जाके लाश बरामद करके वापस लैन दी। ऐ सारी पुलिस वाले मेहरबानी है। उसके 5 बच्चे थे, 3 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं। शब्बीर ने शादी दफ्तर की आड़ में फ्रॉड के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है और आवाम से अपील की है कि वो शादियों के सिलसिले में ऐसे फ्रॉडियों के पास जाने से गुरेज करें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने भलवाल में 2 सगे भाइयों को देखा है जो साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से एक भाई नाराज था। किस्सा क्या था आप भी देखिए। ये भलवाल का नवाही कस्बा लैलानी है। लैलानी के एक घर में जो लाल खान का घर था, दिल खराश मनाजिर थे। लाल खान के अहले खाना के साथ गांव भर की औरतें चारपाइयों पर रखी 3 लाशों के सामने बैन कर रही थीं।
एक ही दिन में एक ही घर के 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल किए जाने वालों में एक माँ और उसकी 2 जवान बेटियां शामिल थीं। कत्ल भी ऐसा कि जिसका तसव्वुर करते ही रोंगटे खड़े हो जाए। कातिल ने माँ बेटियों को गोली नहीं मारी थी, बल्कि कुल्हाड़ियों के वार करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। पहले माँ को कत्ल किया गया, बेटियां माँ को खून में तड़पता देखती रहीं। फिर जुनूनी कातिल ने दोनों बेटियों पर कुल्हाड़ी चला दी। हवेली नुमा घर में मकतूलीन का खून बहता रहा और कातिल इत्मीनान से फरार हो गए। मरने वालियों के लवाहिकीन की दिल खराश चीखें और उनका दुख नाकाबिले बयान था। शब्बीर ने ये मनाजिर देखे तो उसकी रगों में खून जमकर रह गया। इस खूनी वाक़े के बारे में रिश्तेदारों को जो मालूम था बताने की कोशिश कर रहे थे और पूरे घर में औरतों के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर कलेजा दहल रहा था। माँ बेटियों की लाशें चारपाइयों पर रखी वहशियाना जुल्म की दास्तानें सुना रही थीं। उदासी और अलमनाकी की इस फजा में पुलिस एहलकार तक गम में डूबे हुए थे। शब्बीर ने मालूमात हासिल की तो उसे पता चला कि मरने वाली लाल खान की बीवी और 2 जवान बेटियां थीं। लाल खान इलाके में जमींदारी करता था और बड़े से घर में अपने भाई और उसके अहले खाना के साथ रहता था। लाल खान की बीवी और उसकी बेटियों को कत्ल करने वाला कौन था और इसने ये कत्ल क्यों किया था, इस बारे में शब्बीर को जो कुछ पता चला वो यूं था। लाल मोहम्मद साइकिल लिए घर के आंगन में दाखिल हुआ तो साइकिल के कैरियर पर एक टोकरी रखी हुई थी। लाल मोहम्मद ने साइकिल खड़ी की और टोकरी लेकर अंदर चला गया। अरे ले शरद की माँ, ले आया मैं भाई। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे बस एक टोकरी? अरे काफी है, अब वैसे भी अपनी बिरादरी कौन सी इतनी बड़ी है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें ये दिन दिखाया। अच्छा एक बात कहूँ तुमसे, देखो भाई तुम्हारी तो बेटी की बात पक्की हो रही है, तुम्हें चाहिए कि तुम अपने भाई को बुलाओ। कल को उससे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा ना उसे। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि मंजूर की बीवी उसके कितने कान भरती है। अरे तू भी अजीब बात करती है। अगर मैं मंजूर को लाके बैठा देता ना तो जरूर को उल्टी सीधी बात कर देता और रिश्ता वापस चला जाता। भाई ये मेरा, मैं जानता हूँ उसे। भाई मैं नहीं जाऊंगी फिर उसके घर मिठाई लेके, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। हाँ हाँ तू फिक्र मत कर, मैं दे आऊंगा। अच्छा ये बता इशरत कहाँ है? बाहर गई है दोस्तों के साथ झूला झूलने। देख भाई अब तू उसको कहते बड़ी हो गई है और वैसे भी उसकी शादी होने वाली है। 2-4 दिन तो वो अपने माँ बाप के घर में और वो खेलने जा रही तो क्या फर्क पड़ता है, फिर तो उसने वही जाके ससुराल को संभालना है, कोई बात नहीं। हाँ ये बात तो है। लाल खान ने अपनी बेटी का रिश्ता बिरादरी से बाहर तय किया था और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे। लाल खान अपने बड़े से घर के दूसरे हिस्से की तरफ जाने के लिए घर से बाहर निकला। उसके हाथ में मिठाई भरी प्लेट थी। ये उसके भाई मंजूर का घर था। लाल खान दरवाजे पर दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। अरे कहाँ हैं भाई सब लोग? अरे भाई साहब आप, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर तो बाहर काम से गया है। ये क्या है? अरे ये मिठाई है, इशरत का रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। जुमला अदा करते वक्त मंजूर की बीवी के लहजे में दुख था, शिकायत थी, मगर वो मुस्कुराती रही। अच्छा भाई इतनी जल्दी आप लोगों ने बताया ही नहीं, चुपके चुपके। अरे बस सब कुछ जल्दी में हो गया, अब तो मैं बेटी को रुखसत करने की तैयारी में लगाऊं। अच्छा भाई बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती। अरे नहीं चाय रहने दे, बस मुझे तो पूरे गांव में मिठाई तकसीम करनी है। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। लाल खान भाई के घर मिठाई देकर घर वापस आ गया और उधर जब शाम को लाल खान का भाई मंजूर अपने घर में दाखिल हुआ तो मंजूर की बीवी ने एक जली कुटी तंज़ामेज़ मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। और भाई क्या हाल है? ठीक हूँ, ये ले मिठाई खाओ। मिठाई कौन लाया?
अरे भाई साहब लेकर आए। क्यों, खैरियत? तुम्हारी भतीजी का रिश्ता पक्का कर दिया उन्होंने। भतीजी के रिश्ते की खबर सुनकर एक लम्हे के लिए मंजूर ठिठक कर रह गया। कुछ बताया इन लोगों ने? कहाँ रिश्ता किया है? बता रहे थे कि बरादरी से बाहर रिश्ता पक्का किया है। मंजूर चुप रहा तो बीवी ने दूसरा जुमला अदा कर दिया। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? वैसे मुझे तो पता था कि रिश्ता बरादरी से बाहर ही होगा। यहाँ पर भाई साहब की कब चलती है, भाभी का ही हुक्म चलता है। और वैसे भी तुम्हारी भतीजी में कोई ना कोई तो बुरी बात होगी, तभी तो रिश्ता बरादरी से बाहर हुआ है। तुझे तो मौका चाहिए मेरे भाई में कीड़े निकालने का। कर लूंगा बात में उनसे। मैं बात कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। वैसे अच्छा ही हुआ जो रिश्ता हो गया, वरना मैं तो डर रही थी कि कहीं मेरे बेटे के लिए ना मांग ले। हाँ तो क्या हो जाता, मैं अपने बेटे से शादी कर देता इशरत की। और मेरी भतीजी में कोई बुराई है क्या? मियाँ साहब मुंह मत खुलवाना मेरा, गुस्सा ठंडा करो और मिठाई खाओ। और हाँ, जाके दे आना उनको मुबारकबाद। मंजूर और उसका भाई लाल खान दोनों जमींदारी करते थे। लाल खुले दिमाग का आदमी था और जात बिरादरी पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन मंजूर के लिए जात बिरादरी जिंदगी और मौत का मसला था। इसे अपनी भतीजी की बिरादरी से बाहर रिश्ता तय होने की खबर ने झंझोड़ कर रख दिया। शब्बीर ने देखा कि एक दिन लाल खान का भाई मंजूर गांव से निकलकर दूसरे गांव पहुंच गया था। वो देहातियों से किसी का पता पूछ रहा था। देहातियों ने पता बताया तो वो एक दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा सा शख्स बाहर आ गया। मंजूर ने अपना तारुफ कराया और फिर बड़े मियाँ से एक ऐसी बात कह दी कि बड़े मियाँ का दिमाग घूम कर रह गया। उन्होंने मंजूर से हाथ मिलाकर उसे रुखसत किया और इंतहाई गुस्से के आलम में दरवाजा बंद करके खुद घर के अंदर चले गए। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मंजूर ने कोशिश की थी कि अपनी भतीजी के होने वाले ससुर को रिश्ते से इनकार पर आमादा करे, लेकिन वो अपने मिशन में नाकाम रहा। हालांकि मंजूर ने अपनी भतीजी के बारे में जो कुछ कहानी गढ़ी थी वो इंतहाई शर्मनाक थी। इशरत के ससुरालियों ने जब लाल खान को उसके भाई की बात बताई तो लाल खान के सर पर खून सवार हो गया और वो भाई को मारने मरने पर तुल गया। शब्बीर ने देखा कि लाल खान एक कोठरी में घुसा हुआ चीजें उलट पुलट कर रहा था। वो कोई चीज तलाश कर रहा था और लाल खान की बीवी अपने शौहर को रोक रही थी। खुदा के लिए गुस्सा थूक तो बाहर आ जाओ। छोड़ दो मुझे, मैं आज मंजूर को मार दूंगा या अपनी जान दे दूंगा मैं। देखो देखो, इस तरह मत करो, ये शादी का घर है। तुम उससे लड़ने जाओगे तो कितनी बदनामी होगी। तुम नहीं चाहते क्या तुम्हारी बेटी की शादी सुकून से हो जाए? बाहर आ जाओ खुदा के वास्ते। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, खामोश हो जाओ। बीवी की बात सुनकर लाल खान का दिमाग सुन हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लाल खान की बेटी की शादी की तारीख तय हो चुकी थी और घर में ढोलक पर गीत गाए जा रहे थे। शब्बीर ने देखा कि लाल खान की बेटी की माइयों की तकरीब हो रही थी। लड़कियां ढोलक पर गीत गा रही थीं और लाल खान की बेटी को औरतें उपटन लगा रही थीं। इस शोर शराबे में लाल खान की बीवी अपने शौहर को एक तरफ ले गई। सुनो, बुरी बात है, मेरी मानो तो भाई के घर चले जाओ, उससे मना लो, नहीं तो सारी जिंदगी की बात रह जाएगी। हरगिज नहीं, वो मेरा भाई नहीं मेरा दुश्मन है। मेरा बस चले तो। अच्छा गुस्सा नहीं करें, मुझे ये बताएं कि बावर्ची का इंतजाम हो गया? हाँ, तू फिक्र मत कर, मैंने तो ऐसा इंतजाम किया है सारा गांव देखता रह जाएगा। मुझे पता था। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेहमान इंतजार कर।
बीवी शौहर से बात करके लड़कियों के बीच चली गई और लाल खान खुशी से अपनी बेटी को देखने लगा जिसे उपटन लगाया जा रहा था। लाल खान की आंख में आज आंसू थे क्योंकि उसकी बेटी पराई होने वाली थी। लाल खान की निगाहों में वो मंजर चलने लगे जब 1-2 साल पहले उसकी बेटी झूला झूलते हुए गिर पड़ी थी। लाल खान और उसकी बीवी ने बेटी के इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। फिर लाल खान को याद आया कि कैसे उसकी बेटी अपने बाप को खाना देती थी और उसकी खिदमत करती थी। ढोलक गीत की आवाज तेज से तेज होती चली गई। लाल खान की आंखों से आंसू टपकते रहे और वो आंसुओं को पोंछता हुआ बाहर निकल आया। बारात आने में सिर्फ एक दिन रह गया था और लाल खान का भाई मंजूर और उसके बच्चे अभी तक लाल खान से नाराज थे। शब्बीर ने देखा कि शादी से एक रोज पहले रात के वक्त लाल खान के भाई मंजूर ने अपनी बीवी बच्चों को मैके भिजवा दिया था और खुद घर में अकेला था। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और बेचैनी से टहल रहा था। फिर शब्बीर को ऐसा लगा जैसे कायनात की हर चीज स्लो मोशन में हरकत करती नजर आई। मंजूर ने कोठरी का दरवाजा खोला, अंदर गया और एक बड़ी सी चादर में लिपटी हुई कोई चीज उठा ली। मंजूर ने चादर में लिपटी चीज को दोबारा देखा, एक नजर घड़ी पर डाली और घर से बाहर निकल गया। बाहर अंधेरा था, गांव वाले सो चुके थे। अब मंजूर का रुख अपने भाई के दरवाजे की तरफ था। शब्बीर को गुमान था कि शायद मंजूर तमाम नाराजगी भुलाकर अपनी भतीजी की जहेज के लिए कोई कीमती चीज अपने भाई को देने जा रहा था, लेकिन शब्बीर ने वो मंजर देखा जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आप भी देखिए। मंजूर भाई के घर में दाखिल हुआ तो एक बड़े से कमरे में मंजूर की भाभी और उसकी 2 भतीजियां गहरी नींद सो रही थीं। वक्त एक बार फिर रुक चुका था। मंजूर ने चादर खोली तो उसमें से एक चमकती हुई कुल्हाड़ी दिखाई दी। मंजूर कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा। फिर शब्बीर ने मंजूर का चेहरा देखा तो उस पर वहशत सवार थी और वो अंधाधुंध किसी चीज पर कुल्हाड़ी चला रहा था। मंजूर ने बिरादरी से बाहर शादी करने और इसके बेटे को रिश्ता ना देने पर अपनी ही सगी भाभी और भतीजियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। यह है वो अलमनाक मनाजिर जो तिहरे कत्ल के बाद शब्बीर ने देखे थे। आप भी ये मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर को यकीन है कि मुजरिम सजा से नहीं बच सकेगा। शब्बीर का कहना है कि इस अलमनाक वाक़े को इतने दिन गुजरने के बावजूद शब्बीर की आंख से वो अलमनाक मनाजिर ओझल नहीं होते जिसमें मरने वालों के लवाहिकीन फरियाद कर रहे थे। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मजीद कहानियों के साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।